हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हमने 2 चैप्टर उसमें ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हम करेंगे 3rd चैप्टर, मतलब कि नेशनल इनकम। इंटरेस्टिंग चैप्टर और थोड़ा सा टफ भी, मतलब टफ तो नहीं है अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे कौन सा, नेशनल इनकम का। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और थ्योरी भी है, लेकिन अगर आप थ्योरी करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी और आप न्यूमेरिकल उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, ऑप्शन दे देते हैं कौन सा क्यों होगा क्यों नहीं होगा, या जैसे कि हमने मतलब कि फॉरेन एम्बेसी इंडिया में है, उसके वर्कर्स की सैलरी जो है वो जीडीपी में आएगी नहीं आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए थ्योरी का होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नेशनल इनकम। तो अब इसका नाम नेशनल इनकम है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है। ठीक है, पहले हम एक बार डेफिनेशन में आपको मतलब कि लिख के या बोल के बता देती हूँ, उसके बाद हम उस डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि उस डेफिनेशन में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ, क्या है ये, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का टोटल कर दे। ठीक है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अर्न्ड बाय ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, या नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, कि एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स जो फैक्टर इनकम कमाते हैं, अगर हम उसको ऐड कर दे तो हमारी क्या आ जाती है, नेशनल इनकम। ठीक है, और कब नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, पूरे साल की, तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या हुई हमारी, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, क्या, फैक्टर इनकम का सम टोटल। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, कि एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा कमाई गई इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर, जो कि अकाउंटिंग ईयर के अंदर। ठीक है, अकाउंट्स के स्टूडेंट को तो पता ही होगा, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। तो उस साल के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की नॉर्मल रेजिडेंट एक कंट्री के, वो हमारी होती है नेशनल इनकम। अब देखो, ठीक है भाई, सम टोटल ऑफ तक तो हमको समझ आ गया। अब ये फैक्टर इनकम क्या होती है। ठीक है, तो अब ये फैक्टर इनकम क्या है और नॉर्मल रेजिडेंट क्या है। मेन इसमें क्या, 2 कंपोनेंट्स जो मेरे को जानने बहुत जरूरी है, कि फर्स्ट कि फैक्टर इनकम क्या है, और दूसरा हमारे लिए जानना जरूरी है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या है। ठीक है, क्या क्या जरूरी है हमारे लिए, नेशनल इनकम में सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम की फैक्टर इनकम क्या होती है, और दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। एक तो हमको फैक्टर इनकम जानना जरूरी है और दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, ये 2 हमारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। तो हम पहले देखते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट, हम किसी को नॉर्मल रेजिडेंट कह देंगे, कौन है हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट, किसको कहेंगे हम नॉर्मल रेजिडेंट, तो हम वो देखते हैं पहले। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है कि या तो वो इंडिया में रह रहा हो, ठीक है, वो क्या कर रहा हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो इंडिया का, वो इंडिया का क्या हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या दूसरा उसका मतलब कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता हो। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि वो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सब के सब वो इंडिया में करता हो, वो कहलाएगा हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, इसको हम पूरी डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट हमारी कंट्री में वो होगा कि एक तो वो जिसका क्या होता हो, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता हो, दूसरा जो इंडिया में क्या कर रहा हो, रिसाइड, इंडिया में रह रहा हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे नॉर्मल रेजिडेंट में, फर्स्ट कि अ पर्सन इज सेड टू बी अ नॉर्मल रेजिडेंट फर्स्ट हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन इंडिया, कि जो या तो ऑर्डिनरी
इंडिया में रह रहा हो, जैसे कि हम इंडिया में रह रहे हैं भाई, ठीक है। ऑर्डिनरी रिसाइड इन इंडिया, जो या तो इंडिया में रह रहा हो, या दूसरा हम क्या लेंगे, हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। मतलब कि अब इसका मतलब क्या है भाई, ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा हो इंडिया में, ये बात तो हमको समझ आ गई, हम जैसे लोग, मतलब हम इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में ही रह रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम ऑर्डिनरी रिसाइड वाले में लेते हैं कि वो पर्सन जो इंडिया में रह रहा है उसको 1 साल से ज्यादा हो चुका है इंडिया में रहते हुए। किसको? तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हमारे इंडिया का क्या होगा कि एक तो जो हम जैसे लोग रह रहे हैं, या हम लिख सकते हैं कि जो मोर देन 1 ईयर इंडिया में रिसाइड किया हो, जो इंडिया में मोर देन 1 ईयर जिसने रिसाइड किया हो, जो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहा हो। और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, इसका क्या मतलब है कि वो पर्सन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता हो, मतलब कि वो बंदा अपना इन्वेस्टमेंट, अपने मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट जैसी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज मैंने 5 बताई थी आपको, ठीक है, वो जो पांचों के पांचों उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कहाँ करता हो, इंडिया के अंदर। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन वो कहाँ करे, इन इंडिया। तो उसका हम क्या मानेंगे कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है। तो ठीक है, हमारे 2 हो गए, एक तो वो पर्सन जो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा है हम, दूसरा जो है तो बाहर का, ठीक है, जो है तो बाहर का लेकिन वो अपनी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन इंडिया में कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कि जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। अब नॉर्मल रेजिडेंट जो हमारे हैं, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। अब हम डिफरेंस करते हैं कि कौन नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे इंडिया के, कौन नहीं कहलाएंगे, ठीक है। हम 2-4 एग्जांपल, मतलब बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कौन लोग इंडिया के कहलाएंगे, कौन लोग इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। तो पहले हम करते हैं कि कौन लोग हैं जिनको हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कह सकते हैं, ठीक है। हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स, कौन है इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स। डेफिनेशन तो हमने देख ली कि नॉर्मल रेजिडेंट्स आर द इज द पर्सन हु रिसाइड, हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन इंडिया और हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। वो कौन है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। भाई हमने इकोनॉमिक्स की भाषा में तो पढ़ लिया, अब हम आते हैं अपनी नॉर्मल भाषा पे कि हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले। फर्स्ट एग्जाम्पल कि हम जैसे जो बचपन से ही इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो क्या है हमारा जो नॉर्मली रिसाइड कहाँ कर रहे हैं इंडिया में, जो परमानेंट रेजिडेंट है कहाँ के, इंडिया के, जो नॉर्मली रिसाइड कर रहे हैं इंडिया में, तो वो हमारे इंडिया के क्या कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में एग्जांपल लेके चल रही हूँ। तो एक तो कौन हो गए नॉर्मल रेजिडेंट, हम जैसे लोग जो शुरू से इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। दूसरे कौन से वो लोग हो गए जो भाई ना इंडिया में पैदा तो नहीं हुए लेकिन उनको इंडिया में आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा जो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो रिसाइड कर रहे हैं जो इंडिया में फॉर मोर देन 1 ईयर। अब यही देखो, अगर हमको बताना हो कि यूएसए के नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, तो यूएसए के नॉर्मल रेजिडेंट जो नॉर्मली यूएसए में रिसाइड कर रहे हैं, जो या जो जिनको यूएसए में रहते हुए 1 साल हो गया, ठीक है। तो मतलब हम अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं। तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, या तो जो नॉर्मल रिसाइड कर रहे हैं, या दूसरा जो इंडिया में रहते हुए जिनको 1 साल हो चुका है, या फिर ऐसे लोग, देखो, या फिर ऐसे लोग, ठीक है, हमारे क्या है, देखो हम इंडियंस हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के लोग किसी आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो ब्रांच है आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, वो इंडिया में होनी चाहिए, ठीक है। हमारे देश के लोग हैं वो, मान लो मैं वर्ल्ड बैंक की किसी ब्रांच में काम कर रही हूँ, पर वो वर्ल्ड बैंक की ब्रांच इंडिया में ही है, तो मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंडियंस
वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। कि भारतीय मतलब इंडियंस मतलब भारतीय जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, पर वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है, वो इंडिया के अंदर ही है। जैसे मान लो वर्ल्ड बैंक की कोई ब्रांच हमारे इंडिया में है, और जो इंडिया के लोग जो उसमें काम कर रहे हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। और हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन कहलाएंगे, और हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे वो लोग, ठीक है, वो लोग जो भले ही बाहर देश में रहते हैं लेकिन उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, ठीक है। जो कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो लिव अब्रॉड, जो कि बाहर रहते हैं, बट देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल ले कि मान लो हमारे देश का कोई पर्सन है, वो बाहर ट्रीटमेंट करवाने के लिए गया हुआ है, ठीक है। बाहर क्या है, वो ट्रीटमेंट करवाने गया, मान लो यूएस से ट्रीटमेंट करवाने के लिए गया हुआ है, ठीक है। उसको काफी 2-3 महीने हो गए वहां ट्रीटमेंट के लिए वो रह रहा है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी भी कहाँ है, इंडिया के अंदर है। वो है तो इंडिया का, वो तो ठीक है, वहां घूमने गया है या मान लो वहां कुछ ट्रीटमेंट के लिए या वो स्टडी के लिए गया है, लेकिन 1 साल से कम हुआ है उसको वहां गए, तो वो कहाँ का माना जाएगा, हमारे इंडिया का माना जाएगा। और इसके बाद अगर हम और एग्जांपल ले कि वो कौन से लोग हैं जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, तो वो हमारे बॉर्डर वर्कर्स, ठीक है। मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, बॉर्डर वर्कर्स, ठीक है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं लोग, ठीक है। अब वो क्या है, कभी कभी पाकिस्तान में भी घुस जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि हम उसको कह देंगे जिस टाइम वो पाकिस्तान में वो इंडिया का नहीं है, नहीं, वो है इंडिया के। वो बॉर्डर वर्कर्स जो है, जो कि हमारे इंडिया के हैं, पर वो बॉर्डर पे खड़े हैं, वो कभी कभी दूसरे देश में एंट्री भी कर जाए तो लेकिन वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा होता है कि यहाँ लिख दूं, ठीक है, जैसे कि इंडिया के ऑफिशियल्स या इंडिया के डिप्लोमेट्स जो कि बाहर इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे डिप्लोमेट्स जो बाहर के देशों में इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहे हैं, जैसे हमारा देश है, आईएफएस ऑफिसर्स आपने सुने होंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस में जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिया के एम्बेसडर्स, लेकिन वो रहते कहाँ हैं, बाहर देशों में। कहाँ रहते हैं, जैसे हमारी मान लो यूएसए में एम्बेसी बनी हुई है, इंडियन एम्बेसी यूएसए में बनी हुई है, ठीक है। हमारा एक आईएफएस ऑफिसर कहाँ रह रहा है, उस यूएसए में बनी हुई इंडियन एम्बेसी के अंदर हमारा कौन रह रहा है, वो पर्सन रह रहा है, वो मतलब डिप्लोमेट रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, वो भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑफिशियल या डिप्लोमेट्स, ऑफिशियल या डिप्लोमेट्स, ठीक है। वो क्या, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन फॉरेन, ठीक है। मतलब कि कोई ऑफिशियल है, कोई डिप्लोमेट है, जैसे कि मैंने आईएफएस ऑफिसर का एग्जांपल दिया है, वो इंडिया की एम्बेसी के अंदर काम करते हैं, पर वो इंडिया की एम्बेसी कहाँ है, बाहर के देश में, तो वो भी क्या कहलाएंगे हमारे, वो हमारे कहलाएंगे क्या, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। तो ये लोग होते हैं जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं। अब भाई वो कौन है जिनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कह सकते, अब हम करेंगे कौन से हैं वो लोग जिनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कह सकते, ठीक है, हु आर नॉट नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आप ये करोगे ना तो आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी अपने आप ही आती जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम जैसे फैक्टर इनकम का कंसेप्ट करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट करेंगे, तो इससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, न्यूमेरिकल तो 1 मिनट का काम है, सिर्फ प्लस माइनस ही तो करना है, बस हमको ये तो समझना है किसको प्लस और किसको माइनस करना है, वो हमको कहाँ से पता चलेगा, थ्योरी से। तो अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन से नहीं है, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट, मान लो यूएसए से कोई पर्सन यहाँ पे मेडिकल, इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया या इंडिया घूमने के लिए आया, तो वो हमारा रेजिडेंट नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ना तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है, ना ही वो 1 साल से ज्यादा यहाँ रहा है, ना ही वो नॉर्मल मतलब कि बचपन से यहाँ रह रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन की नहीं कहलाएंगे, जो कि रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स या एजुकेशन
या फिर मतलब कि ट्रैवलिंग के पर्पज से इंडिया में आए हैं, ठीक है, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे कि हमने कहा था कि हमारे डिप्लोमेट्स बाहर के देशों में इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बाहर के डिप्लोमेट्स अगर हमारे इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं पर अपने देश की एम्बेसी में, मान लो यूएसए का एक पर्सन है, ठीक है, यूएसए का बंदा है ए, वो ए पर्सन जो है, यूएसए की एम्बेसी बनी हुई है इंडिया में, वो ए पर्सन इंडिया आके यूएसए की एम्बेसी में काम करता है, ठीक है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो यूएसए का नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया हमारा कि जो डिप्लोमेट्स हैं, आउटसाइडर डिप्लोमेट्स या अब्रॉड के जो डिप्लोमेट्स हैं वर्किंग इन इंडिया इन फॉरेन एम्बेसी, ठीक है, इन फॉरेन एम्बेसी, कि वो एम्बेसी कहाँ की है, फॉरेन की, और वो हमारे देश में भाई, लेकिन वो एम्बेसी जैसे अलग अलग देशों की ना एम्बेसी बनी होती है, कि हमारे इंडिया की एम्बेसी बहुत सारे देशों में बनी हुई है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर देश में ही मिलेगी हमारी, जिसके साथ हमारी अच्छी रिश्तेदारी है, तो हमारी एम्बेसी जो है वो हर ऑलमोस्ट बाहर के देशों में मिलेगी। तो जो बाहर के देशों में हमारी एम्बेसी है वहां पे हमारे जो डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, लेकिन बाहर के देशों की जो इंडिया में एम्बेसी है और बाहर के देशों के जो लोग इंडिया की मतलब कि उनकी खुद की एम्बेसी में इंडिया आके काम कर रहे हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तीसरा हम क्या लेंगे कि बाहर के देशों के मान लो क्रू मेंबर्स हैं, ठीक है, क्रू मेंबर्स हैं या शिपिंग या मतलब कि क्रू मेंबर्स, मतलब कि जैसे शिप वगैरह चलते हैं ना, तो शिप पे बैठ के जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं वो क्रू मेंबर्स कहलाते हैं, तो क्रू मेंबर्स हैं या फिर जो शिप बोट चलाने वाले लोग हैं, ठीक है, ऑफ अब्रोड, वो बाहर के देशों के हैं, मान लो वो जैसे कि अब मैं शिप चला रही हूँ, ठीक है, मैं शिप चलाते चलाते इंडिया में आ गई, इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ गई शिप चलाते चलाते, ठीक है, मैं शिप चलाती हूँ, ठीक है, तो अब मैं इंडिया के अंदर आ गई, तो ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया की रेजिडेंट हूँ, नहीं भाई, मैं मान लो मैं जापान की हूँ, ठीक है, और मैं इंडिया में शिप चलाते चलाते आ गई, तो मैं इंडिया की रेजिडेंट नहीं मानी जाऊंगी, मैं हूँ तो वहां की, वो तो मैं, अब मेरा काम है जब वो चीज करना, तो फिर मैं वहां की, मैं इंडिया की नहीं कहलाऊंगी, मैं जापान की ही कहलाऊंगी, ठीक है। जो फोर्थ हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है वो जैसे कि मान लो कि एक फॉरेनर है, ठीक है, जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, मेरी फैक्ट्री है इंडिया के अंदर, मैंने भाई मशीन मंगवाई है बाहर, मैंने जापान से बहुत बड़ी मशीन मंगवाई, ठीक है, अब वो मशीन इंडिया आई, मेरे को वो मशीन लगानी तो आती नहीं है, तो जापान से एक बंदा आया, वो मेरे को पूरा सेटअप करके देगा उस मशीन के लिए, जो जो चीज जरूरी है वो चीज लगा के देगा, पूरा सेटअप करके देगा। अब वो पर्सन यहाँ पे अपने काम के लिए आया है, मतलब वो यहाँ पे काम ढूंढने नहीं आया, वो काम उसका वो वही करता है, लेकिन वो इंडिया में आया किस पर्पज से, क्योंकि उसको मशीनरी मेरी लगा के देके जानी है, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, वो कहाँ का, वो जापान का ही कहलाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ यहाँ मशीन इंस्टॉल करने आया, मशीन इंस्टॉल करेगा, सेटअप वगैरह लगाएगा, अब उसमें चाहे 1 महीना लगे 2 महीना, फिर वो चला जाएगा, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, जापान में, तो वो भी हमारा इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। तो ये हमारे करे हमने अभी तक कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है जो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। अब हम करते हैं कि फैक्टर इनकम हमारी क्या होती है। तो फैक्टर इनकम, तो अब बात है कि फैक्टर इनकम क्या होती है। देखो फैक्टर इनकम, ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो पैसे दिए जाते थे, मतलब जो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को पैसे दे रहा था भाई, उनसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले रहा था, जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था कि क्या करता था, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेता था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उनके बदले क्या करता था, फैक्टर पेमेंट, क्या करता था, पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। लेकिन उसने तो फैक्टर पेमेंट की किसने, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड सेक्टर को, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वो क्या है, इनकम, तो उनकी क्या है, फैक्टर इनकम, ठीक है, क्या है वो, फैक्टर इनकम, सॉरी दूसरा यूज करते हैं, तो वो उनके लिए क्या हुई, वो हुई उनके लिए फैक्टर इनकम, ठीक है। तो देखो अब मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से, और हाउस होल्ड को उसके बदले पेमेंट की, लेकिन हाउस होल्ड के लिए वो क्या बनी, वो बनी इनकम। तो अब अगर हम फैक्टर इनकम की डेफिनेशन लिखें तो फैक्टर इनकम की डेफिनेशन क्या होगी कि फैक्टर इनकम है
मतलब कि फैक्टर इनकम क्या होती है? तो फैक्टर इनकम क्या है? एक पेमेंट जो कि करता है प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है। तो क्या है हमारी फैक्टर इनकम इज द सम टोटल ऑफ पेमेंट बाय प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी फैक्टर इनकम हो गई। तो हम ना सिर्फ फैक्टर इनकम को ही क्या लेते हैं? नेशनल इनकम के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर इनकम क्या है कि जो मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट की, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर के लिए तो वो क्या बन गई? इनकम बन गई, ठीक है। हमने पढ़ा था लैंड के बदले वो क्या लेते हैं? लैंड के बदले रेंट, ठीक है, और कैपिटल के बदले इंटरेस्ट पढ़ा था हमने, ठीक है। लेबर को उनको क्या देना पड़ेगा? वेजेस, ठीक है। और हम वेजेस के लिए जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम वेजेस नहीं, हम लिखते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। क्या लिखते हैं? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। और एंटरप्रेन्योर क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा। तो हमारी फैक्टर इनकम के अंदर अब 4 चीजें आ गई। क्या? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। लेकिन जैसे हम एग्जाम में नेशनल इनकम के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट के अंदर भी मतलब 3 चीजें आती हैं, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर भी। अगर हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है और उसका सब पार्ट भी दे रखा है, तो हम सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लेंगे, क्योंकि उसका सब पार्ट उसमें ऑलरेडी एडेड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज के अंदर क्या आता है? देखो, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट के साथ रॉयल्टी वर्ड यूज होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो रेंट एंड रॉयल्टी एक हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट एक हो गया। इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी दिखेंगे हमको, लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के कुछ अलग अलग सब पॉइंट्स भी होते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के कुछ सब पॉइंट्स भी होते हैं हमारे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट, कि हमने उनको कैश में पेमेंट की, कि आपके पास कोई लेबर काम कर रही है, आप उसको डायरेक्ट वेज दो, सैलरी दो, कैश में दे दो, ठीक है। तो क्या है कि हमने उनको पेमेंट की कैश में, कंपनसेशन पेमेंट की हमने कैश में। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कैश में पेमेंट नहीं देते, ठीक है। जैसे मैंने किसी लेबर को अपने खेत पे लगाया काम करने के लिए, तो मैंने उसको पैसे ना देके, मैंने उस खेत में जो भी उगा मैंने उसको वो थोड़ा सा दे दिया एज अ उसका रेमनरेशन की, उसकी इनकम के लिए। तो पेमेंट हम किस चीज में भी कर सकते हैं? किसी काइंड, मतलब किसी वस्तु में भी हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, कि जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि उनको सैलरी इन हैंड दी जाती है, प्लस उनकी क्या पीएफ में कुछ पैसा डाल दिया जाता है जो उनको रिटायरमेंट पे दिया जाता है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ही तो पार्ट है, क्योंकि वो फ्री में तो उनको रिटायरमेंट के बाद पैसे नहीं दे रहे, वो पीएफ से दे रहे हैं, और वो क्या है, वो काम कर रहे हैं, इसलिए तो उनका पीएफ बना हुआ है। तो हम तीसरा लेते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज के अंदर, कि उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो भी हम तो ये चीजें आती है हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर। इन तीनों को ऐड करके हमारा, आप देखो, मान लो नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, उसमें दे दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है 500, ठीक है, और दे दिया रिटायरमेंट बेनिफिट है 100। तो बच्चे क्या करते हैं, दोनों को ही ऐड कर लेते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को भी प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट को भी। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना होता। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है कि एक हेड पॉइंट है और ये उसके सब पॉइंट्स है। अगर इनमें से कुछ दे रखा है, ठीक है, अगर ये तीनों अलग अलग दे रखे हैं या इनमें से कोई 2 दे रखे हैं, तो हम उनको लेंगे। लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है, मतलब उसके अंदर ये तीनों ऑलरेडी एडिड होते हैं, तो हम सिर्फ कंपनसेशन को लेंगे, बाकी इनमें से कुछ भी दे रखे हैं हम उनको नहीं लेते, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपनसेशन के अंदर ऐड होता है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम देखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट हमने किया था, ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमने कर लिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। एक मैंने आपको वाली बता दिया, क्या, रेंट, जो कि लैंड के बदले मिलता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट,
रेंट के साथ कभी कभी रेंट एंड रॉयल्टी भी मिल जाएगा, ठीक है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, इस प्रॉफिट के भी कुछ सब पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वो हम करते हैं कि प्रॉफिट, कि अगर उन्होंने डायरेक्ट प्रॉफिट दे रखे आपको क्वेश्चन में और प्लस सब पॉइंट्स की भी वैल्यू दे रखे, तो हम सब पॉइंट्स नहीं लेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी ऐड होते हैं, कि मतलब ये प्रॉफिट के कुछ पार्ट्स होते हैं, कि कई बार प्रॉफिट को हम मतलब कि प्रॉफिट की जगह वो लिख देंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट के कैसे पार्ट्स होते हैं, कि एक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो जितना भी प्रॉफिट हुआ होता है वो शेयर होल्डर्स में नहीं बांट देती, पूरा के पूरा प्रॉफिट वो शेयर होल्डर्स में नहीं बांटती। वो क्या करते हैं, वो कुछ अमाउंट रिजर्व रख लेते हैं कि आगे फ्यूचर में मान लो कोई लॉसेज हो गई कंपनी को, लेकिन है तो वो भी क्या, प्रॉफिट का पार्ट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है एक तो, और इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिजर्व्ड अमाउंट भी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ कंपनीज क्या करती है, रख लेती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये भी क्या है, ये लाइक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह ही होता है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, और हम जो तीसरा लेते हैं, तीसरा हमारा होता है डिविडेंड। क्या, डिविडेंड या कॉर्पोरेट टैक्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स दोनों क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन करते टाइम कह दिया कि प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया 800 रुपीज का, ठीक है। नेशनल इनकम के क्वेश्चन में क्या होगी, बहुत सारी वैल्यूज दी होती हैं, हमको कुछ को ऐड करना होता है, कुछ को माइनस करना होता है, हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अंदर ये ऑलरेडी ऐड होती है, ठीक है। अब हमको न्यूमेरिकल दिया, न्यूमेरिकल के अंदर बोल दिया प्रॉफिट 800 रुपए है, डिविडेंड 200 रुपए है। तो ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों को ऐड कर देंगे, हम कहेंगे भाई दोनों तो इनकम ही है, लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी प्रॉफिट में क्या होती हैं, ऐड होती है। अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो इसका मतलब ये इसमें ऑलरेडी ऐड करके दे रखा है, ठीक है। तो हमारा अभी तक हमने क्या किया, हमने ये चारों कंसेप्ट कर लिए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये हमारी क्या हुई, फैक्टर इनकम, जो कि सर्विसेज के बदले दी गई। भाई अभी उन्होंने फ्री में तो दी नहीं है, ना तो रेंट फ्री में मिला है, ना प्रॉफिट फ्री में मिला है, ना इंटरेस्ट फ्री में मिला है, ना भी कंपनसेशन फ्री में मिला है, हमने कुछ काम किया तभी तो मिला है। तो इसीलिए हम फैक्टर इनकम को अर्न्ड इनकम भी कहते हैं, मतलब कि कमाई हुई इनकम, फ्री में नहीं मिली, हमने कमाई है, हमने मेहनत की है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ट्रांसफर इनकम का, ठीक है। एक इनकम होती है फैक्टर इनकम, जिसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम, उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। जैसे फैक्टर इनकम कमाई हुई होती है, वैसे ही ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो हमने कमाई नहीं होती, ठीक है, जो हमने कमाई नहीं होती। तो ये वो इनकम है, कौन सी, ट्रांसफर इनकम। तो ये क्या है, ये एक ऐसी इनकम है जो हमको या तो हेल्प में दी गई है, या एज अ चैरिटी मिली है हमको, या हमको गवर्नमेंट ने सब्सिडी, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह देती है, ठीक है, या गवर्नमेंट पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन की, मतलब अलग अलग तरह की गवर्नमेंट पेंशन देती है। उसके लिए हमने कुछ किया तो नहीं है, हमने कोई गवर्नमेंट को कोई काम करके थोड़ी दिया है, वो हमको वैसे ही दे रही है एज अ हेल्प, ठीक है। क्योंकि ओल्ड एज पेंशन में बूढ़े लोगों को जरूरत होती है पैसे की, या किसी के जैसे हस्बैंड नहीं होती, उस पेंशन को क्या कहते हैं थोड़ा, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट जैसे फ्री में पेंशन वगैरह देती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट आते हैं फैक्टर इनकम में, क्योंकि लोगों ने उसके लिए काम किया है। लेकिन जो गवर्नमेंट पेंशन देती है वो कभी भी फैक्टर इनकम में नहीं आते, क्योंकि वो लोगों ने अर्न नहीं की होती, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम वो इनकम, इट इज अ टाइप ऑफ इनकम which is received by a person as a charity, या तो एज अ चैरिटी मिली हो या एज अ हेल्प मिली हो, एक्सेट्रा भी लिख दो, ठीक है। कि मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरे को कोई इनकम हुई, मेरे को किसी ने मेरी हेल्प करके दे दी, मैंने कुछ नहीं किया, या मेरे को गवर्नमेंट किसी चीज की मतलब दे रही है, या
कुछ भी ऐसा है जो जिसके लिए मैंने कुछ काम नहीं किया, तो वो इनकम जो होगी वो ट्रांसफर इनकम होती है। और ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होती, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ काम नहीं किया है। नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम आएगी। और फैक्टर इनकम कौन सी है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर कंपनसेशन के हमने कुछ सब पार्ट्स किए थे, प्रॉफिट के हमने कुछ सब पार्ट्स किए थे, ठीक है। अब जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो देखो उसके लिए कंसेप्ट जरूरी है या नहीं है, ठीक है। जैसे कई बार न्यूमेरिकल्स में दे दिया जाएगा कि गवर्नमेंट ने इतने रुपए की सब्सिडी ली, तो वो हम नेशनल इनकम में नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि वो तो ट्रांसफर इनकम है। तो हम ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसलिए हमको थ्योरी करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब हमारा नेशनल इनकम हो गया, सॉरी अभी तक हमारा फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम हो गया, प्लस हमारा क्या हो गया? डोमेस्टिक टेरिटरी, सॉरी डोमेस्टिक टेरिटरी हमारा अभी तक नहीं हुआ है। हमने क्या था? नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, कौन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। अब हमारा ये कंसेप्ट तो हो गया, ठीक है। नेशनल इनकम की हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें दो चीजें आई थी। क्या चीजें आई थी? एक तो हमारी क्या आई थी कि फैक्टर इनकम ऐड होगी, दूसरा होगा सिर्फ रेजिडेंट की इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम इंक्लूड होगी। तो हमने नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है वो पढ़ लिया, और हमने नेशनल इनकम निकाल ली। अब एक होता है डोमेस्टिक इनकम और एक होता है नेशनल इनकम। दोनों में क्या फर्क है? देखो, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, और दूसरा है हमारा नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जाती है। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जाती है। भाई अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या कंसेप्ट है, ठीक है, वो हम अभी करते हैं। लेकिन नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो एक नॉर्मल रेजिडेंट कमाता है। देखो डिफरेंस, डोमेस्टिक इनकम क्या जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी कमाई जाती है, वो रेजिडेंट कमाए या नॉन रेजिडेंट कमाए हमको उससे नहीं फर्क पड़ता। जो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जाएगी दैट इज आवर डोमेस्टिक इनकम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, भले ही कोई कमाए उसको, ठीक है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जाएगी वो क्या होगी? डोमेस्टिक इनकम। जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कमाएंगे, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कमाएंगे, चाहे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के कमाए चाहे हमारे देश से बाहर रह के कमाए, लेकिन जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कमाएंगे वो नेशनल इनकम। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी किया था कि फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज नोन एज नेशनल इनकम। सेम इसमें क्या होगा? फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के कमाई गई है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है अब हम करेंगे वो, ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। देखो एक एक कंसेप्ट बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में भी कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल इनकम का। तो हमारा नेक्स्ट आया कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। देखो अब क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारे देश की टेरिटरी, तो उसमें वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लोग क्या इंक्लूड करेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लोग बैठी है इंडिया, जम्मू कश्मीर के टॉप से लेके कन्याकुमारी के नीचे तक, ये हो गई जी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, वो इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है भाई। इंडिया जम्मू कश्मीर से नीचे तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन ये गलत है। एज अ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ये ठीक है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होती। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग भी गलत है, लेकिन अगर एक नॉर्मल लेमैन की भाषा में बोला जाए, जो मतलब नॉर्मल इंसान को बोले कि डोमेस्टिक इंडिया का खुद का राज कहाँ तक है, मतलब लाइक कुछ ऐसा बोला जाए नॉर्मल बंदे को, तो जम्मू कश्मीर से नीचे कहाँ तक आएगा भाई? कन्याकुमारी तक इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए ये बात सही नहीं है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। अब आपके लिए तो भाई ये इकोनॉमिक टेरिटरी वर्ड भी नया है। तो जहां तक हमारे देश की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, प्लस हमें वहां पे फ्रीली मूव करने की इजाजत है, जहां तक
हमारे देश की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। जहां तक हमारी देश की गवर्नमेंट का राज है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन लाइक आसान भाषा में बोले, जहां तक हमारे देश की गवर्नमेंट का राज है, प्लस जहां पे हम आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं, जहां पे हमारी गुड्स, हमारे पर्सन, हमारे इंडिया के फ्रीली मूव कर सके और हमारी गवर्नमेंट का राज हो, वो हमारी है इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करें तो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी कौन सी टेरिटरी होगी कि एक तो इसमें आती है हमारी लैंड वाली टेरिटरी। ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटरी में लैंड वाली, वही जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, प्लस टेरिटोरियल वाटर, हमारा जैसे हर देश का जो हमारे समुद्र है, पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, ठीक है, हमारे हर देश में पटा हुआ होता है कि इतना ओशियन का पार्ट इस देश का इतना, तो हमारा जहां तक टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल लैंड मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, प्लस टेरिटोरियल वाटर मतलब जिस पानी पे हमारा राज है, ठीक है, वहां तक भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। प्लस तीसरी चीज कि जहां पे हमारे इंडियंस फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि हमारे देश की एम्बेसी बाहर के देश में है। ठीक है, इंडियन एम्बेसी मान लो यूएसए में है, लेकिन हम यूएसए में उस इंडियन एम्बेसी में शान से जा सकते हैं क्योंकि हम इंडियंस हैं, वो हमारी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में है। उस इंडियन एम्बेसी को भले ही वो यूएसए में है, लेकिन चला कौन रहा है, हमारी गवर्नमेंट, तो हम वहां फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो वो इंडियन एम्बेसी भले ही बाहर है, बाहर के देश में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में है, इसीलिए वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करें तो टेरिटोरियल एरिया या इट इज अ टेरिटरी वेयर पर्सन गुड्स कैन मूव फ्रीली। ठीक है, एंड इट इज अ टेरिटरी विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आवर गवर्नमेंट एंड आवर पर्सन, आवर गुड्स, आवर कमोडिटीज कैन मूव फ्रीली, जहां पे वो आसानी से मूव कर सकते हैं। क्या, हमारी गुड्स, हमारी कमोडिटीज, हमारे लोग जहां पे आसानी से आ जा सकते हैं। प्लस क्या हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट के अंडर है, जो हमारी गवर्नमेंट जिसपे एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी भी अब हो गई। मैंने इसका एग्जांपल भी दे दिया, लेकिन हम अब एक बार डिटेल में करते हैं कि हमारी टेरिटरी के अंदर कौन सा आता है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन सा नहीं आता। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि हमारी टेरिटरी के अंदर क्या आता है और टेरिटरी में क्या नहीं आता। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमारा क्या क्या आता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या आता है कि एक तो वो टेरिटरी जो सच में हमारी है। ठीक है, तो क्या है, जो सच में हमारी है डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब कि लैंड बाउंड्री। ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो अपना ही राज है। उसके बाद टेरिटोरियल वाटर, कि जो वाटर है, जो इंडियन ओशियन का कुछ जो हिस्सा है, वो उस पर हमारा अधिकार है। ठीक है, तो टेरिटोरियल वाटर मतलब जहां तक हमारा राज है पानी पे, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। और तीसरा, जैसे कि मान लो हमारा कोई देश का कोई बंदा है, ठीक है, वो शिप वगैरह चलाता है। ठीक है, वो शिप वगैरह चलाता है, वो शिप चलाते चलाते क्या हुआ कि वो दूसरे देश में चला गया, लाइक जापान में वो शिप चलाता है भाई, अब उनका काम तो दूसरे, तो वो दूसरे टेरिटोरियल वाटर मतलब जापान में चला गया। तो ऐसा नहीं है कि जो वो इनकम कमाएगा वो हमारे देश की नहीं होगी। पहली बात तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट भी बन रहा है। दूसरा, वो जो अगर वो मतलब कि हमारा नॉर्मल रेजिडेंट भी है, दूसरा कि वो हमारा बंदा है। ठीक है, और वो बाहर किसी और काम से गया, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का है इंडिया में, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। जैसे कोई शिप का पर्सन है, ठीक है, या कोई क्रू मेंबर है इंडिया का और वो बाहर किसी एरिया में गए हैं। ठीक है, दूसरा, तीसरी, चौथी चीज मतलब कि कोई हमारा इंडियन है, ठीक है, और हमारे टेरिटोरियल वाटर, जिस पानी के ऊपर हमारा राज है, उस पानी में लाइक पेट्रोलियम निकाल रहा है, ठीक है, या कुछ भी काम ऐसा कर रहे हैं, या फिर लाइक फिशिंग का काम करते हैं, समुद्र में जाके वो मछुआरे होते हैं जो वो मछली वगैरह निकालते हैं। जैसे कुछ हमारा हिस्सा होता है, इस तरह होता है कि पानी है, इतने एरिया पे हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं, इतने एरिया तक हमारे लाइक फिशरमैन जा सकते हैं, वो ऐसे एरिया डिवाइडेड होता है। तो जहां तक हमारे मतलब कि जहां तक हमारे वाटर पे फिशरमैन को जाना अलाउड है, ठीक है, या फिर जहां हमारे वाटर पे हमारे एक्सट्रैक्शन अलाउड है कि अगर वहां समुद्र में अगर पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोल तो समुद्र में मिलता है,
तो वहां एरिया में अगर समुद्र में पेट्रोल वगैरह और वहां एक्सट्रैक्शन हो रहा है और वहां जो लोग काम कर रहे हैं वो भी हमारी इनकम है, अगर वो हमारे टेरिटोरियल वाटर के अंदर आ रहा है तो अब क्या लेते हैं कि फिशिंग वेजल्स है कुछ, ठीक है, या फिर कुछ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है अंडर आर टेरिटोरियल वाटर, तो वो भी हमारे किस में आएगा, हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। और चौथा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारी कोई एम्बेसी, हमारी इंडिया की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो है उसके ऊपर कौन मतलब ये गवर्न करता है, उसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो वो हमारी खुद की गवर्नमेंट करती है। वो हमारी हर देश की ना एम्बेसी दूसरे देशों में होती है, ठीक है। जैसे कि हमारी इंडियन एम्बेसी यूएसए में भी मिलेगी, जापान में भी, चाइना में भी मिलेगी, तो अलग अलग देशों में हमारे देश की एम्बेसी खुली हुई होती है, ठीक है। उन एम्बेसीज में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या है, वो एम्बेसीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। वाई, क्यों हमारी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में, भाई वो तो फॉरेन में है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो क्यों आई, वो इसीलिए आई क्योंकि उनपे एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, उनके ऊपर गवर्नेंस किसकी है, हमारी गवर्नमेंट की। इसीलिए यही रीजन है कि वो भी हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर आएगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के आएंगी, ठीक है। तो इंडियन एम्बेसी इन फॉरेन, ठीक है। अब बात आती है कि क्या चीज हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं आएगी, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड आर डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या कौन सी चीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगी, क्या जो नॉट इंक्लूडेड मतलब जो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो चीज नहीं आएगी। अब हमने किया कि हमारे देश की एम्बेसी फॉरेन थी तो वो हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही थी, तो हमारी टेरिटरी में आ गई। अब जो फॉरेन है मतलब कि बाहर के जो देश हैं, यूएसए है, जापान है, उनकी एम्बेसीज कहाँ होंगी, ऑब्वियसली हमारे इंडिया में होंगी। तो फॉरेनर्स की एम्बेसी हमारे इंडिया में है, लेकिन उस पर गवर्नेंस किसकी है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, फॉरेन की गवर्नमेंट का। उस पर हमारी गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है और ना ही हम वहां फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्टर नहीं करती वहां को। तो हमारे देश में जो बाहर की एम्बेसीज हैं उनके ऊपर, बाहर के रशिया की मान लो कोई एम्बेसी है हमारे कंट्री इंडिया में, तो रशियन एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे। वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि रशिया की जो एम्बेसी है, रशिया की एम्बेसी को मतलब कि उसको गवर्न कौन कर रहा है, बाहर की, कौन, बाहर की कंपनी, बाहर मतलब बाहर की गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या होगी कि फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा क्या हुई कि फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगी। जैसे हमने लिया कि हम लोग थे, हमारे देश के कुछ लोग क्रू मेंबर्स थे, वो बाहर के देशों में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, बाहर के देशों में मतलब शिप चलाते हैं और वो बाहर के देशों तक जा रहे हैं, लोगों को लाइक ट्रैवलिंग का एक्सपोजर देते हैं, कुछ भी जो उनका काम है। शिप तो ऑब्वियसली वाला सी में, समुद्र में चलेगी तो वो बाहर के, अब बाहर के देश का कोई शिप अगर हमारी इंडियन टेरिटरी में घुसाए और उसके अंदर जो मेंबर बैठे हैं, हम नहीं कहेंगे भाई ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के, हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो टेरिटरी हमारे अंडर नहीं आती। वो टेरिटरी कहाँ है, बाहर के लोगों की है, तो वो हमारी टेरिटरी के अंदर हमारी में नहीं आएगी, तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। अब देखो, हमने लिया डोमेस्टिक टेरिटरी, सॉरी डोमेस्टिक इनकम। दूसरा कंसेप्ट हमने लिया नेशनल इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम हमने कहा जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम हो रही है वो पूरी की पूरी क्या है, डोमेस्टिक इनकम है। अब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फॉरेनर्स भी काम कर रहे हैं। हमने तो लिया कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी भी ऊपर से नीचे तक हमारा राज है, मतलब जहां तक हमारी गवर्नमेंट का राज है, वहां चाहे फॉरेनर्स काम कर रहे हैं चाहे हम काम कर रहे हैं, वहां जो इनकम होगी दैट इज डोमेस्टिक इनकम। मतलब कि इसमें क्या हुआ, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया के अंदर क्या है, कुछ लोग नॉन रेजिडेंट भी है इंडिया के,
भाई इंडिया में कुछ लोग बाहर के हैं जो हमारे देश के हैं ही नहीं, जो लाइक घूमने भी आए हुए हैं या किसी और पर्पज से मेडिकल टूरिज्म की वजह से आए हुए हैं, कुछ ट्रीटमेंट करवाने आए हुए हैं, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो वो लोग आ गए, क्योंकि हमने क्या कहा था, पूरी की पूरी इंडिया की टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो क्या आ गए, नॉन रेजिडेंट्स भी आ गए। नॉन रेजिडेंट्स कौन से आ गए, जो डोमेस्टिक, जो हमारे इंडिया के अंदर इस टाइम है नॉन रेजिडेंट्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी। प्लस और जो हमारे यहाँ के रेजिडेंट है वो तो ऑब्वियस है, आएंगे ही। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हमारे जो देश के लोग, जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट है, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करते हैं, जो हमारे देश के हैं, जो नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया के, जो बाहर काम कर रहे हैं बाहर के देशों में, क्या वो आए डोमेस्टिक टेरिटरी में? क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आए? वो नहीं आए, क्योंकि वो हमारे देश के लोग थे। उनकी नेशनल इनकम, उनकी जो इनकम है वो हमारे देश की नेशनल इनकम में आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के लोग हैं, लेकिन वो बाहर काम कर रहे हैं, इस वजह से वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आए। ठीक है, नेशनल इनकम में क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स आए, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स आए। चाहे नॉर्मल रेजिडेंट्स, वो मैटर नहीं करता कि वो इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है, इंडिया में है इंडिया के बाहर है, डजंट मैटर, सिर्फ वो हमारे रेजिडेंट्स होने चाहिए, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स होना चाहिए। वेदर कि वो वेदर वो इंडियंस हैं, वेदर क्या है वो, वेदर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है या डोमेस्टिक टेरिटरी में, वेदर वो इंडियन टेरिटरी में है, चाहे वो फॉरेन है, चाहे वो अब्रोड या फिर जो अब्रोड है, मतलब हमारे देश के लोग चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं चाहे वो बाहर रह रहे हैं, वो किस में है, नेशनल इनकम में। हमारे देश के लोग चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं चाहे वो कहाँ रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो हमारे देश के लोग हैं, तो हमारी नेशनल इनकम। अब हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी इनकम कमाई जा रही है, चाहे वो हमारे लोग कमाएं चाहे दूसरे देश के लोग कमाएं, वो क्या है, डोमेस्टिक इनकम। अब सोचो, हमने डोमेस्टिक इनकम से निकालनी है भाई नेशनल इनकम। ठीक है, आपको डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, आपको निकालनी है नेशनल इनकम। ठीक है, इसके अंदर हमारे नॉन रेजिडेंट्स की इनकम आई हुई है। ठीक है, कि हमारी इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, इसके अंदर ऐसे लोग भी रहते हैं जो हमारे देश के हैं ही नहीं, जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हैं, तो उनकी इनकम डोमेस्टिक इनकम में आ गई। तो हम उनकी इनकम को क्या निकालेंगे, बाहर फेंकेंगे। भाई तुम तो हमारे देश के हो ही नहीं, तुम तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो ही नहीं, तो तुम हमारी नेशनल इनकम में कैसे आ सकते हो? तो हम उनकी इनकम को क्या निकालेंगे, बाहर। तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए माइनस कर देंगे, जो कि फॉरेनर्स, नॉन रेजिडेंट की इनकम है। ठीक है, इसमें हमारे जो हमारे देश के अंदर कोई भी रह रहा था, चाहे वो हमारे देश का था चाहे वो हमारे देश का नहीं था, वो हम सब ने लिया था डोमेस्टिक इनकम में, लेकिन हमें डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पे। हमारे बाहर के देश के लोगों की इनकम को हमें फेंकना है बाहर। ठीक है, हमारे देश की वो इनकम नहीं है, वो तो अपने देश लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमें उनकी इनकम को साइड करना है, तो हमने क्या किया, माइनस कर दी नॉन रेजिडेंट की इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम के अंदर तो सिर्फ वही इनकम है जो हमारे देश के अंदर कमाई गई है, लेकिन भाई हमारे देश के लोग बाहर भी रहते हैं और वो बाहर भी कमा रहे हैं, तो लेकिन डोमेस्टिक में तो हमने वो ली नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे जो हमारी इनकम है, इनकम हमारी क्या है, इनकम फ्रॉम नॉर्मल रेजिडेंट्स इन अब्रोड। तो हमने क्या किया, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए डोमेस्टिक के अंदर नॉन रेजिडेंट्स की इनकम थी इंडिया के अंदर, चाहे वो हमारे इंडिया के थे, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट थे या नहीं थे, वो भी इनकम थी। तो हमने क्या किया, हमारे इंडिया के जो लोग नहीं थे और हमारी डोमेस्टिक इनकम में आ गए हैं, क्योंकि वो इंडिया में टेरिटरी के अंदर थे इंडिया की, वो हमारी इंडिया के नेशनल इनकम में काउंट, मतलब हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट हो चुके हैं, तो हम बाहर के देशों की इनकम उनको वापस दे देंगे। भाई तुम्हारे बाहर के देशों की इनकम वापस दे देंगे, लेकिन जो हमारे लोग जो बाहर के देशों में काम कर रहे हैं, हम उनकी इनकम तो अपनी नेशनल इनकम में लेंगे, तो हम बाहर के लोगों की इनकम वापस दे देंगे, मतलब माइनस।
और लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं हम उनकी इनकम तो लेंगे भाई, तो वो हम प्लस करेंगे। तो इसीलिए जब हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ जाएंगे तो बाहर नॉन रेजिडेंट्स की इनकम हम माइनस कर देंगे, प्लस जो हमारे देश के लोग हैं लेकिन बाहर है उनकी इनकम को हम प्लस कर देंगे। तो समझ आया कि हम डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं। अब हम इनको ऐसे ही नहीं लिखते, हम इनको एक नाम देखते हैं, ठीक है। देखो पहली चीज, हम ट्रांसफर इनकम तो नेशनल इनकम में लेते ही नहीं है, ठीक है। ट्रांसफर इनकम हम नेशनल इनकम में कभी लेते ही नहीं है। तो देखो, तो हम क्या लेते हैं, सिर्फ फैक्टर इनकम। तो हमने डोमेस्टिक से जाना था भाई नेशनल की तरफ। हमने क्या करना है, हमने बाहर के देश के जो लोग हमारे देश में थे उनकी इनकम को उनको वापस देना है, मतलब माइनस करना है, ठीक है। हमारे देश में जो बाहर के देश के लोग थे, मतलब हमारे जो नॉन रेजिडेंट्स थे, हमको उनकी इनकम माइनस करनी है, क्योंकि हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन में क्या लिखा था, फैक्टर इनकम फ्रॉम द नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो हमें किसकी लेनी है, सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की। तो जो नॉन रेजिडेंट्स की इनकम है वापिस, मतलब हमको उठा के इनकम को वापिस दे के ना, टू अब्रोड हमको उनको देनी है। तो फैक्टर इनकम टू अब्रोड को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रोड को हम माइनस कर देंगे। और हमको क्या करनी है, जो बाहर के देश में हमारे लोग काम कर रहे हैं, वो जो कमा रहे हैं, हमको वो अपने देश में जोड़नी है। तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। तो हमारा क्या हुई, माइनस कर दी हमने फैक्टर इनकम टू अब्रोड, जो हमको बाहर जो हमें वापस भेजनी है, क्योंकि वो उन लोगों की है, हमारे देश के लोगों की नहीं है। प्लस जो बाहर के देश में हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमको उनकी इनकम ऐड कर दी है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब जो अब्रोड से हमारे पास इनकम आई वो हमने ऐड की, लेकिन मतलब हमारे रेजिडेंट्स की। और जो हमारे देश से जो उनके देश में जाएगी, क्योंकि वो हमारे लोग नहीं थे, वो हमने माइनस कर दी। तो ये इस कंसेप्ट को हम अगर निकाले तो ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकलती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब कि बाहर से फैक्टर इनकम माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो हमारी क्या आ जाती है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अब हमको भाई जाना है डोमेस्टिक से नेशनल पे। तो हम क्या करेंगे, जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को हम प्लस कर देंगे जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। और अगर हमको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, मतलब नेशनल इनकम दी हुई है और हमको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, मतलब हमारे टेरिटरी के अंदर जो कमाई गई है वो निकालनी है, चाहे हमारे लोगों ने कमाई बाहर के लोगों ने कमाई कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूला समझ आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा नेशनल इनकम का, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और ये हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकलती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, मतलब जो हमारे देश में आएगी और जो हमें वापस देनी है, जो हमारे देश में आएगी उसमें से माइनस कर देंगे जो हमको वापस देनी है। तो हमारा फॉर्मूला नेशनल इनकम से, मतलब हमको नेशनल इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम दी हुई है तो हम नेशनल इनकम क्या निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। और अगर हमको डोमेस्टिक दी हुई है और हमको मतलब हमको अगर नेशनल दी हुई है और डोमेस्टिक निकालनी है तो हम डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम हम निकालेंगे नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड
फ्रॉम अब्रोड, सॉरी, ठीक है। तो हमारा ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अभी हम इससे देखो एक दो ना न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, मतलब पूरे पूरे न्यूमेरिकल नहीं, सिर्फ हम डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से, ठीक है। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नेशनल इनकम 1200, फैक्टर इनकम टू अब्रोड 20 और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 40, ठीक है। और ये बोलता है कि निकालो भाई डोमेस्टिक इनकम, बताओ क्या होएगी, बोलता है बताओ डोमेस्टिक इनकम क्या होएगी। तो हमको क्या करना है, फॉर्मूला हमको पता है, डोमेस्टिक इनकम सिंपल भी लो, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पे जाना है, जो हमारे इंडिया में कमाई गई है, किसने कमाई है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको जो बाहर से मिली हम उसको क्या करेंगे माइनस, और जो हमारे देश जो हमको बाहर से मिली उसको क्या करेंगे माइनस, और हाँ जो हमको बाहर से मिली वो हम क्या कर देंगे माइनस, और जो हमको हमारे देश की मतलब कि हमारे चाहे नॉन रेजिडेंट्स ने कमाई है जो हमने मतलब कि टू अब्रोड थी उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, सिंपल पढ़ो, हमने क्या किया था डोमेस्टिक इनकम को, नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये फॉर्मूला किया था हमने, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम का क्या फॉर्मूला किया था कि नेशनल इनकम माइनस NFI, ये मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकालते थे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है। हमारी नेशनल इनकम है 1200 रुपए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है 40, उसमें से माइनस करेंगे टू अब्रोड यानी 20, तो 1200 सॉरी प्लस 20 कितना आ गया 1220 रुपए, ठीक है। तो 1220 रुपए हमारी क्या है डोमेस्टिक इनकम, क्या है 1220 रुपए डोमेस्टिक इनकम। कैसे निकाली, नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हम कैसे निकालते हैं, सॉरी यहाँ माइनस है, सॉरी माइनस करना था हमको, ठीक है। तो 1200 में से माइनस करा हमने, क्या आ गया 1180, ठीक है। तो ये हमारी है डोमेस्टिक इनकम, कैसे निकाली हमने, नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो 1200 नेशनल इनकम दे रखी है माइनस NFI कैसे निकालना सीखा था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, मतलब फ्रॉम अब्रोड 40 टू अब्रोड 20, 40 माइनस 20 इज 20, और 1200 माइनस NFI कितना आ गया 20, तो 1200 माइनस 20 1180, तो ये आ गया, ठीक है। मानो कि अगर हमको दिया होता ये हमारे क्वेश्चन में दिया होता ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन दिया होता नेशनल इनकम 1200, फैक्टर इनकम टू अब्रोड 20 रुपए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 40। फॉर्मूला क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हमको चाहिए क्या, नेशनल इनकम चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड चाहिए। सो फ्रॉम अब्रोड में हमको चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये रही, और हमको चाहिए नेशनल इनकम, ये रही। तो हमको फैक्टर इनकम टू अब्रोड का तो कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड चाहिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखी है, नेशनल इनकम दे रखी है, तो सिंपल 1200 माइनस सॉरी हाँ, तो 1200 माइनस 40, तो कितना आ गया हमारा 1160, ठीक है। तो हमारी क्या आ गई डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमको कितनी दे रखी थी 40, नेशनल इनकम 1200, तो 1200 माइनस 40 1160। अब होता हमारे पास, ठीक है, ये दे दिया हमारे को, ठीक है। अब हमको क्या दे रखा है, नेशनल इनकम 1200 दे रखी है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड 20 दे रखी है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 40 दे रखी है। हमको निकालना है भाई डोमेस्टिक। फॉर्मूला हमको पता है नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब NFI, ठीक है। नेशनल इनकम तो चलो जी हमारे पास है 1200 रुपए, माइनस
हमको चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। कैसे निकलती है? फ्रॉम अब्रोड माइनस टू अब्रोड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो दे रखी है, लेकिन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड नहीं दे रखी, हमको दे रखी है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमारे को चाहिए, और दे क्या रखी है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। मतलब जो हम फ्रॉम अब्रोड क्या होती है? जो बाहर से हमारे पास आनी है, और टू अब्रोड जो हमने बाहर देनी है। तो हम क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड को फ्रॉम अब्रोड बनाने के लिए हम उसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, तो 20 बन जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1200 प्लस 20 इज 1220। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई। नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं दे रखी, हमको दे रखी थी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो हम इसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो हमारी आ गई 1200 प्लस 20 इज 1220, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको ये मतलब कि समझ आ गए होंगे कि हमको न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। अगर नेशनल से डोमेस्टिक निकालनी होती तो यहाँ बस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस हो जाता, और यहाँ डोमेस्टिक इनकम होता, वो तो कर लोगे, ठीक है। तो मेन मैंने आपको ये समझाना था कि अगर नेट वर्ड लगा रखा है तो यहाँ दूसरे वाले की हमको कोई नीड नहीं है, ठीक है। जैसे हमने पहले भी किया था, तो हमने पहले यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड था, तो हमने फैक्टर इनकम टू अब्रोड के हमें नीड ही नहीं थी। अब हमको चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, हमको नहीं दे रखा, हमको दे रखा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो हम क्या करेंगे? इसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे, तो 20 माइनस का हो गया, और माइनस तो हमें वैसे भी करना ही था। तो 1200 माइनस इज माइनस 20, 1200 प्लस 20 इज 1220। तो अब आपको समझ आ गया नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है, इसके बाद हम कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप अपने कमेंट्स हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय।